नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कक्षा 6 के पाठ 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर इस विषय पर। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोब के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। देशांतर रेखाएं क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइनें इसमें हम देख रहे हैं, ऐसी ऐसी लाइनें जो हैं पृथ्वी पे, इसे कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। और जो लाइनें ध्रुवों से ऐसे मिलाती हुई खींची जाती हैं ऊपर नीचे, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। तो पड़ी पड़ी रेखाएं जो हैं ऐसे लेटी लेटी, वो सब अक्षांश रेखाएं हैं। और जो खड़ी खड़ी रेखाएं सारी सारी, यह है देशांतर रेखाएं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यही फैक्ट है। इसी पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में। हमारी पृथ्वी गोलाकार है नहीं। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब है और ये होता है अक्ष। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या है, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से भेद करके जाती है, उसे हम कहते हैं अक्ष। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति, यानी किसी बिंदु की स्थिति अगर हमको ज्ञात करना है, स्थान की स्थिति कैसे बताएं हम, तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और कुछ संदर्भ रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे अक्ष कहते हैं। अक्ष क्या होता है? एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। अक्ष क्या है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो धरती को भेद करके जाती है, वो अक्ष है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, यानी कि इक्वेटर लाइन। ये जो विषुवत वृत्त ये वाली है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है।
अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर लाइन शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4। फिर से, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। फिर से, हमारा जो ध्रुव है उसका अंश माप क्या होता है? 90 अंश। ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 अंश। कथन कारण में यह क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी में जो ध्रुव है उसका माप 90 अंश का होता है। ठीक बात है, होता है। कारण में दे दें कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। हाँ, 1/4 और व्याख्या भी सही है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ माने उत्तर और द मीन्स दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? देखिए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इस स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रहे कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश के उत्तर में है एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं यानी कि ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। स्टेटमेंट के रूप में ध्यान है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यह है विषुवत वृत्त, बीच वाला 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी पॉइंट पे है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं इसको, उत्तर ध्रुव वृत्त। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त
के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। फिर है दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक। यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक जो है उत्तरी शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो विषुवत वृत्त वाला एक महत्वपूर्ण है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अलावा भी 4 और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। कौन कौन सा? एक है कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये स्टेटमेंट ध्यान से फिर से, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर से पढ़ लें, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे बन सकते प्रश्न कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। हाँ। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में से। स्टेटमेंट में 2 कथन दे देगा। पहला कथन, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें कारण क्या है? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कारण वाला, क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है। अब देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त
कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। फिर से, ये टोंगा द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और मॉरिशस द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। और दोनों की खास बात क्या है कि दोनों 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये ध्यान देना, जो याम्योत्तर रेखाएं हैं, देशांतरीय याम्योत्तर, वो क्या है? अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ है? ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। जो ग्रीनविच से जा रही है ये वाली, यह प्रमुख याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या ये वो करिए, ऐसे करिए तो आप इसको पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, तो ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नक्शे में क्या चीज़ बताया गया है? प्रशांत महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, अटलांटिक महासागर, और यह प्रशांत महासागर में
ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये कहाँ से जाती है? तो प्रशांत महासागर से जाती है। अलास्का और साइबेरिया इसको अलग करते हुए जाती हैं। तो इस ओर अगर हम जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाएंगे तो 12 घंटे जोड़ देते हैं, माने एक दिन आगे हम बढ़ते हैं मिला के। और नहीं 12 ये है इस तरफ, तो 12 घंटे। अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ा देते हैं, पूर्व में आएंगे तो एक दिन घटा देते हैं। ये इसका गणित होता है। भारत में देखें तो भारत ग्रीनविच पर जो टाइम हो रहा होता है उससे 5.5 घंटा आगे हम करते हैं। पाकिस्तान तो 5 घंटा आगे कर देंगे तो पाकिस्तान का टाइम आता है ग्रीनविच मीन टाइम से, और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो भारत का टाइम आ जाता है। ठीक बात है। और चीन में देखें तो 8 घंटा जोड़ दें ग्रीनविच मीन टाइम से तो उसका आ जाता है। रूस में कई सारे मानक समय रेखा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 से 11 तो मानक समय रेखाएं हैं रूस में। ऐसे अमेरिका में 1 2 3 4 5, कम से कम 5 मानक समय रेखा हैं यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना इस विधि से करते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, 4 मिनट में 1 मिनट घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर का 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों बनाते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है।
इसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से जाना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व जो यामी उत्तर है ये भारत का मानक यामी उत्तर है, मानक यामी उत्तर। और यह सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी छोर के बीच में लगभग 29 डिग्री का अंतर है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि 2 बजे PM में, कह लें दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि वहाँ का 2 बजे होगा तो 5.5 घंटा आगे टाइम रहेगा भारत का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पहले ही उदय हो चुका होगा। तो सूर्य जब तक पहुँचेगा ग्रीनिच पे तब तक यहाँ पे शाम हो चुकी होगी, तो वहाँ का 2 बजे का तो यहाँ का 7:30 बज चुका होगा। देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? हाँ, 5 सही 1/2 घंटे का अंतर है। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को घेरता है और रूस में 11 मानक समय रेखा बनाए गए हैं। 24 समय क्षेत्र, तो समय क्षेत्र कितने हैं? 24 हैं। पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र हैं और हर समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक। देशांतरों की कुल संख्या है 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिण गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों एवं देशांतरी याम्योत्तरों का जाल है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।